नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारा प्यारा सा सेशन जो स्टैटिक जीके का हमने स्टार्ट किया है, इसमें जो हमने इससे पिछले वाले सेशन में देखा था, उसमें बहुत प्यारा प्यारा अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल हमने डिस्कस किए थे। उसमें संगीत का था, लोक संगीत का था, शास्त्रीय संगीत का था, उसमें चित्रकारी के भी सवाल थे, और उसके बाद उसमें जो मेले थे, त्योहार थे, उनसे भी रिलेटेड सवाल हमने देखा था। तो जो हमारा स्टैटिक का पोर्शन है, ये ऐसा इतना ज्यादा वो डायनामिक हो जाता है। मतलब स्टैटिक तो होता ही, लेकिन कहां से पूछा जाता है, इस तरीके का इस वे में डायनामिज्म होता है इसमें, कि कहां से पूछेगा आपको पता नहीं लगता है। तो इसीलिए ये इस डायनामिक को और ज्यादा स्टैटिक बनाते हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है स्टैटिक जीके का, वो आपके सामने हम इस सेशन में लेके आते हैं। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम देखेंगे कि भारत में और विश्व में सर्वप्रथम घटना कौन सी हुई, किसके द्वारा हुई और कब हुई। ये इस सेशन में हम देखेंगे आज के, जो कि हमारे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहां से सवाल आपके आने ही आने हैं। आपका जो भी एग्जाम होगा, वो हर एक एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपका जो भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, इवन स्टेट एग्जाम होते हैं जो, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यहां तक कि बिहार पुलिस हो गया, बिहार के जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये सवाल, स्टैटिक जीके के सवाल ऐसे ही उठ के आते हैं। तो आपके लिए ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट से हो, आपके लिए ये जो स्टैटिक जीके का जो सेशन है, बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण है। तो आज का इंटरेस्टिंग सेशन, आप आखिरी तक बने रहिए, आपको मजा आएगा इस आज का सेशन अटेंड करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत और विश्व में प्रथम, आज की क्लास होगी, इसमें उसी फॉर्मेट में हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसा कि सवाल हमारे सामने होता है और उसी के माध्यम से हम कवर करते हैं। उससे हमारे लिए ये फायदा होता है कि किस तरीके का सवाल आएगा हमारे एग्जाम में, ये हमें क्लियर होता है। ठीक है, तो बढ़े अपने इस सेशन में आगे की तरफ। देखते हैं कि आज का पहला जो सवाल है वो कैसा है, आपको आता है कि नहीं। आप देखिए, जो सवाल आता है ना, स्क्रीन के सामने आपके आता है, तो उसका अगर आपको उत्तर पता है, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको पहले से ही पता है तो। और भी कोई डाउट होता है तो तुरंत आप पूछा करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो साथी हैं, जो भाई बहन हैं, साथ में जो इसको देख रहे हैं, आपके कंपटीटर हैं, लेकिन अगर एक साथ आप पढ़ेंगे तो उनको भी ये इंफॉर्मेशन पता रहेगी। हो सकता है कि वो सवाल उनके दिमाग में ना आए, है ना। तो आप जो सवाल पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, उसका उत्तर मैं दूंगा, और मैं इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। उससे जो नहीं पूछ पाता उसका फायदा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। आपके सामने आज का पहला सवाल है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। देखिए, पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद चुनाव हुए। तो उस समय पूछा जा रहा है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कब थे। अभी देखा आपने, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ। एक चुनाव आयुक्त की कितनी पावर होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। उसका जिक्र हमारे संविधान में है, उसका जिक्र हमारे संविधान में है, संवैधानिक बॉडी है ये। ठीक है, और ये एक, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि ये यहां पे एक तो चीफ इलेक्शन होता ही है, उनके साथ में जो अदर मेंबर होते हैं, मतलब मल्टी बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो वहां से सवाल आपके सामने है। आपके सामने ऑप्शन है, सुकुमार सेन जी हैं, वी नरहरि राव जी हैं, एच.के. कृपलानी जी हैं, उसके बाद से एम.सी. सेतलवाड़ जी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। और कब हुआ था ये भी आपको जानना है, पता ही होगा आपको। 1951-52 में चुनाव आयुक्त कौन थे, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, कौन थे? सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन जी। 1951-52 में पहला चुनाव हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का, और उसमें हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन थे? सुकुमार सेन जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है ये। ठीक है, और आपके सामने सवाल है कि ये भारत का जो संविधान है, उसके किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, वो आप अनुच्छेद हमें बताइए कमेंट करके। ठीक है, कौन से आर्टिकल में। ठीक है,
आप हमें बताइए। देखिए इस तरीके से आप बताएंगे तो आपको पता है, हो सका है कि जो अदर बच्चे हैं उनको ना पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए आपके सामने कितना प्यारा सा सवाल है कि 1913 में रिलीज भारत की पहली पूर्ण लंबाई फीचर फिल्म कौन थी? पहली मूवी कब रिलीज हुई थी? देखिए यहां पे दो इंफॉर्मेशन है, आपके सामने सवाल है, उसी में आपके सामने इंफॉर्मेशन भी है। 1913 में रिलीज हुई थी पिक्चर, ठीक है। उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि रिलीज भारत की पहली पूर्ण लंबाई पिक्चर का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी उस मूवी का क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, कीचक वधम और संत तुकाराम, ठीक है। तो ये देखिए 1913 में रिलीज हुई, ये आपका कीवर्ड हुआ, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सारा राजा हरिश्चंद्र। और ये आपको पता हो कि बिना साउंड के, मतलब कि मूक, इसमें कोई साउंड, जैसे आज की पिक्चर होती है, आज की मूवी होती है, उसमें साउंड इफेक्ट्स होता है, सब कुछ होता है। ये मूक मूवी थी, उस समय की मूक मूवी 1913 में रिलीज हुई। और देखिए जैसे क्या होता है ना कि कई बार डायरेक्टर्स किसके द्वारा इस मूवी को बनाया गया, तो उन्हीं के नाम पे आज फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड दिया जाता है। क्या नाम है? डॉक्टर दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के जी, इनके द्वारा ये 1913 में राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक पिक्चर थी, उसको बनाया गया। आपके सामने देखते हैं अगला इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए कितना अच्छा सवाल है, यही आता है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको ध्यान आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। आपके सामने अगला सवाल है कि 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड्स, पहली महिला, सबसे युवा, पहली महिला तो है ही, युवा भी है, उसके बाद से पहली अफ्रीका अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, तीन बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। पहली महिला है, युवा है और अफ्रीका से है। उनका ताल्लुकात किससे है? अफ्रीका के किसी देश से है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कीर्ति कावेंट्री जी, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस देश से रिलेटेड है, मतलब कि इनका संबंध किस देश से है, अफ्रीका के किस देश से है? तो जिम्बाब्वे से। किससे? जिम्बाब्वे, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इस देश से, अफ्रीका के जिम्बाब्वे देश से रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कितना आपको मजा आ रहा होगा, है कितने इंटरेस्टिंग सवाल हैं। देखते हैं हमारे सामने, आपके सामने अगला सवाल कौन सा है। देखिए जरा बताइए आप खुद। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित किया, जिसे कहां स्थापित किया जाएगा? कहां स्थापित किया जाएगा? देखिए इससे पहले आता है कि सर स्थापित किया जाएगा, ये तो हम इस सवाल के माध्यम से जान लेंगे, लेकिन किसने बनाया ये भी तो जानना जरूरी है। अभी तक जैसे कि अभी एक वीडियो में, आप पॉडकास्ट में आप शायद देखे होंगे कि खान सर हैं, उनको सब लोग जानते हैं, उन्होंने डिस्कस किया था पॉडकास्ट में कि इतने अपने देश में इतने मतलब टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, लेकिन एमआरआई मशीन नहीं है और बहुत महंगी आती है बाहर से, लेकिन अगर भारत में उसका निर्माण हो तो वो काफी सस्ती रहेगी और जो उसके चार्ज लगते हैं अस्पतालों में वो बहुत ज्यादा हैं, जो क्योंकि अभी मशीन बाहर से आती है। तो ऐसा जिक्र किया था उन्होंने। तो अभी मतलब कि एक एमआरआई मशीन डेवलप किया गया है और उसको कहां इस्तेमाल किया जा रहा है उसको तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से, सवाल के माध्यम से हम जानेंगे ही, लेकिन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, क्या ये सरकार का इसमें कुछ सहयोग है या नहीं है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो कहां पे स्थापित होगा? देखिए एमआरआई किस मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमारे सामने जितने ऑप्शन हैं सब, देखिए एम्स नागपुर है, एम्स भोपाल है, एम्स रायपुर है, एम्स दिल्ली है। तो कहां पे स्थापित हुआ? ऑप्शन डी, एम्स दिल्ली, ठीक है। और इसमें सरकार का सहयोग है,
इसको डेवलप करने में सरकार का सहयोग है और कौन सी कंपनी ने किया? वोक्सेल ग्रिड्स कंपनी ने इसका डेवलपमेंट किया। ठीक है, ये आपको जानना है, ये आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। ये आप एम्स दिल्ली में तो इसका स्थापना हुआ ही, वहां पे ये कार्य करेगा, उसके बाद से किस कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ भाई, आपको समझ में आ रहा है? हाँ। एमआरआई मशीन इतना ज्यादा महंगा होता है, बाहर से आता है तो उसके चार्जेस जो अस्पताल है वहां पे 10-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं, उससे भी ज्यादा। कई जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें तो पूछो मत आप लोग कि कितना ज्यादा चार्जेस होता है एमआरआई स्कैनिंग का। ठीक है, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। 1968 में पंडित रविशंकर पहले भारतीय बने जिन्होंने बेस्ट कैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? ग्रैमी पुरस्कार, देखिए म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार बहुत ही एक उसका उच्च स्तर है, उसका अपना एक अलग ही पहचान है, अलग स्तर है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि 1968 में, कब? 1968 में। और देखिए पंडित रविशंकर जी पहले भारतीय हैं, पंडित रविशंकर जी पहले भारतीय, उन्हें 1968 में म्यूजिक का ये ग्रैमी पुरस्कार मिला। तो उस म्यूजिक के एल्बम का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे यहां पे देखिए 3 सवाल, वर्ष हो गया, नाम हो गया पंडित रविशंकर जी, और कौन सा पुरस्कार है? ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, तो उस एल्बम का नाम क्या है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट मीट ईस्ट, वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल है। यहां पे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां से 3-4 सवाल इजीली आपसे एग्जामिनर फ्रेम करके पूछ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके सामने अगला सवाल है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और साइंस से रिलेटेड है। देखिए आइए देखते हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह की बात हो रही है यहां पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्या नाम है। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन स्पेस बाय इसरो। उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है। आपके सामने है रिसोर्स सैट, स्के सैट, आर्यभट्ट, भास्कर, कौन सा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? ठीक है, उसके बाद से देखिए आपके सामने जो है ना, तो पहले तो आपको जानना जरूरी है कि कब लॉन्च हुआ था। तो कब भेजा गया था? 1975 में। ये सवाल के माध्यम से तो हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम था, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि उसको कब प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, क्योंकि आपसे सवाल एग्जामिनर इस यहां तक पहुंचेगा, लेकिन एक स्टेप आप अगर आगे रहते हैं उस सवाल में तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं करेगा, आप हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो एक स्टेप आगे की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। कब प्रक्षेपण हुआ था इसका? 1975 में। ठीक है, हाँ सोनू भाई, आपको पता था क्या ये इंफॉर्मेशन? ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने जो अगला सवाल है, भारत सरकार ने पोखरण के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? आपको पता है? अगर आपको पता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, आपको पता होगा, कई छात्रों को पता होगा, आप कमेंट करके बताएं कि कब हुआ था। ठीक है, हम तो बताएंगे ही यहां पे। ठीक है, यहां पे किस लिए? आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको और रिफाइन करना, मतलब कि और अच्छा करना, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सवाल गलत होगा ही नहीं। आपके साथ हम यहां किस लिए हैं? आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको और रिफाइन करना, सटीक इंफॉर्मेशन, ताकि हमारा जो एग्जाम में सवाल है वो गलत ही ना हो, चांस ही ना बने गलत होने का। क्यों सोनू भाई, आप सही कह रहे हो ना? आपको पता है कब हुआ था ये इवेंट? पोखरण कब हुआ था? उसका क्या नाम था? किस नाम से उसको जाना जाता है ये भी आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो कब हुआ था? 1974 में।
और कोड वर्ड जिस नाम से जाना जाता था, आपको पता ही है कि ये एक तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से जब ये टेस्ट हो गया तो उसका क्या नाम था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा कब? 1974 में। ये फैक्ट्स आपको जो देखिए सवाल में जो पूछा जा रहा है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। एक स्टेप आगे आपको पता है, उसके बारे में पता है, ठीक है, तो वो आपको सवाल गलत ही नहीं होगा कभी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं आज का इसके अगला सवाल क्या है, ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। कितने गर्व की बात है ना कि नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला, पहले भारतीय कौन है, इनका जो टाइम पीरियड है ना वो आप जानेंगे तो और अच्छा, मतलब कि बहुत ही गर्व की बात है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो होगी वो बहुत गर्व, क्योंकि ये देखिए अभी हम बताएंगे, ये डिस्कस करेंगे कि हमारे सामने जो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सूली प्रुधोमे, सरोजनी नायडू या रविन्द्रनाथ टैगोर जी, किसको मिला है? आइए देखते हैं कि किसको मिला है, कौन सा आंसर हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन डी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और इनको किसके लिए मिला ये भी आपको जानना जरूरी है कि किसके लिए मिला। तो किसके लिए मिला? गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि जो इनकी रचयिता है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि कब मिला, ठीक है, कब मिला? क्या सोनू भाई पता है आपको कब मिला? 1913 में। देखिए इंडिपेंडेंस मतलब कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले ही 1913 में ही इन्हें मिल गया था, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र कहां खोजा गया था? तेल क्षेत्र कहां खोजा गया था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है यहां पे। इससे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र मतलब कि जब 1947 के बाद में कब मिला और किस राज्य में मिला, यह भी आपसे पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कहां आंसर हमारा क्या होगा? आसाम। कई लोगों को, आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन क्या उस रीजन का, उस जगह का नाम बता सकते हैं? कई लोग का होगा कि डिगबोई सर, डिगबोई, ऐसा है क्या? हाँ, आप लोगों में से किसी, सबको पता होगा, हो सकता है किसी को जानकारी हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा डिगबोई असम में, वहां से तेल निकाला जाता है। लेकिन आपका, अगर आपके दिमाग में ये ऑप्शन है, मेरे सवाल का जवाब अगर आपका ये है, तो ये आपका जो सवाल है वो गलत है, क्योंकि हमारा जो उत्तर होगा 1953 में नाहरकटिया, ठीक है, नाहरकटिया एक असम में जगह है, वहां पे 1953 में खोजा गया था। और इसकी जो बात हुई है वो 1900 के आसपास, ठीक है, डिगबोई में खोजा गया था। ये इंफॉर्मेशन आपको पता हो सकता है कि आपके पास, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिगबोई से आपने असम को टिक कर दिया होगा, आपके दिमाग में आ रहा हो कि असम आंसर हो गया। लेकिन अगर आपके पास में ये भी इंफॉर्मेशन अगर है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वेस्ट समझ ही रहे हैं, क्लिनिक कहां स्थापित किया गया? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, जयपुर और बेंगलुरु। देखिए ई वेस्ट वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हम आज के समय में सबके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स गजट है, मोबाइल है, टैबलेट है, हर तरीके का आपके पास गजट है। जो हम घड़ी आजकल का जो स्मार्ट घड़ी है वो भी तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक गजट ही है। अगर आप यूज करके उसको मतलब कि फेंक देते हैं तो वो एक वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। उसमें जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा घातक होते हैं।
अगर किसी माध्यम से हम इसको जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पे भी आपसे साथ चर्चा करते हैं कि जो हैवी मेटल्स होते हैं वो अगर हमारे किसी माध्यम के थ्रू हमारे शरीर में चले जाते हैं, कचरा मतलब कि हमारा फेफड़ा वगैरह मतलब कि जाके अनेक तरीके की बीमारी होगी, उसके बाद से जो हमारा ऑर्गन फेल्योर होता है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए मरकरी होता है, मरकरी है, उसके माध्यम से एक बीमारी होती है, उसको अगर आपको पता है उस मरकरी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है आपको, मतलब कि मनुष्य के अंदर मरकरी अगर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब आयरन देखिए मतलब लोहा हम खाते हैं ना कि हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर किसी भी चीज एलिमेंट का अगर ज्यादा हो जाना नुकसानदेह होता है। हम कहते हैं कि पालक खा लो, एलिमेंट मतलब आयरन मिलेगा वहां से, लेकिन अगर ज्यादा आयरन हो जाए उससे भी दिक्कत है, दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है, दांतों में का जो मतलब कि इनेमल है उसको खतरा होने लगता है। इस तरीके से बोरॉन होता है, बहुत सारे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे उस सेशन में। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो तो उन्हीं को अलग करना, जिससे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है, हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण फैलता है उसके माध्यम से उसको कम किया जा सके और निग्लिजिबल मतलब जीरो तक किया जा सके, ऐसा अप्रोच रखते हैं। तो वही पूछा जा रहा है आपसे, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां स्थापित किया गया? हैदराबाद में, जयपुर में, बेंगलुरु में, भोपाल में। तो उत्तर क्या होगा? हाँ सोनू भाई, आपको पता है क्या? बताइए कमेंट करके। कितने लोग कमेंट करते हैं देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भोपाल में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है। और उसके बाद से कब खोला गया, ठीक है, अगर ये पूछ ले आपसे कि कब खोला गया, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो कब खोला गया? 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने जो आज का अगला सवाल है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? सबको पता होगा, करंट की न्यूज है ये, लेकिन पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, ठीक है, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस विराट, विक्रांत और विजय। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये तो पता होगा मुझे लगता है। हाँ सुन भाई, मुझे तो लगता है कि ये इसमें मेरे हिसाब से 95% लोगों को, अब वो 5% भी को भी मैं कवर कर, मतलब मुझे लगता है कि 99% लोगों को पता होगा कि कौन सा है। क्या आंसर होगा इसका? तो क्या आंसर होगा? सी, आईएनएस विक्रांत। कब हुआ था इसका? 2022 में इसको कमीशन किया गया था। कमीशन करने का मतलब कि इसको इस्तेमाल में, ये सर्विस में आ गया, ठीक है। कमीशन करने का मतलब होता है कि ये सर्विस में आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने जो अगला सवाल है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? ठीक है, यहां पे बात हो रही है आपसे कि प्राइवेटली डेवलप, अभी तक तो आपको पता होगा कि डीआरडीओ डेवलप करता है, उसके बाद से इसरो डेवलपमेंट करता है, लेकिन समय के साथ में भारत की में जो गवर्नमेंट अच्छे स्कीम लेके आ रही है, उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ने से देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मतलब कि हमारा जो सैटेलाइट्स है, उसके बाद से रॉकेट वगैरह है, अगर हमारे लोग मतलब भारत के लोग अगर उसको डेवलप करते हैं तो कितनी अच्छी बात है। हमें किसी उस क्रूशियल समय को सोच के जरा देखिए आप, कि अगर जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब कारगिल के समय में लोकेशन वाली बात हुई थी, लोकेशन पूछा जा रहा था तो अमेरिका के द्वारा मना किया गया था और नहीं, सही लोकेशन नहीं दिया जा रहा था, तो इसमें काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद भी हम विजय हुए थे। तो अगर इस तरीके के हमारा जो सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट, उसके बाद में रॉकेट, ये हम खुद लॉन्च मतलब कि खुद डेवलप करें, हमारे यहाँ के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करके उसको अपने
तरीके से उसको डेवलप करें, उस पे अनुसंधान करें, तो हम हमारा आत्मनिर्भर रहेंगे और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो उसी क्षेत्र में आपके सामने ये सवाल है, इसके आने के बेहद चांस है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसका क्या नाम है ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए है धवन 1, कलाम 1, साराभाई 1, भाभा 1। देखिए ये जो सीरीज होती है ना, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर 1, 2 ऐसे करके जो सीरीज का नंबर होता है, जैसे हमारी पृथ्वी मिसाइल है उसमें उसकी सीरीज है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? धवन। धवन इसको किस कंपनी के द्वारा, जो यहां पे बात हो रही है ना कि प्राइवेट डेवलप क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट इंजन किसके द्वारा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसके, वो कौन है जिसने डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, आपका शरीर, आपका टेम्परेचर, क्रायोजेनिक इंजन मतलब क्या? हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक इंजन की बात हो रही है यहां पे। उसके बाद से जब ठंडी के दिन में मतलब 15 डिग्री का टेम्परेचर जाता है तो इतना जाड़ा लगने लगता है, इतना ठंडा लगने लगता है, सब कंबल रजाई में थे ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये जो इंजन है ये -150 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। ये टेम्परेचर पे बनाया गया है। आपसे देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सही तरीके का इंफॉर्मेशन रहेगा, तो आपका सवाल गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उसका नाम क्या है। स्काई रूट, स्काई रूट, स्काई रूट एरो स्पेस उस कंपनी का नाम है, जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। स्काई रूट एरो स्पेस, स्पेस, ठीक है। तो ये नाम आपको, ये देखिए किस टेम्परेचर तक वो काम करेगा, क्रायोजेनिक इंजन में अगर आपसे कभी पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और उस कंपनी का क्या नाम है ये आपके सामने है, ठीक है। कैसा लग रहा है सेशन आपका? ये जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण सेशन है। जो स्टैटिक का पोर्शन होता है ना, जैसे क्या होता है कि लगता है कि हमें आता होगा, लेकिन कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि दिमाग चकरा जाता है तो ये सेशन आपके लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको छोड़ना नहीं इस सेशन को, ठीक है। देखते हैं हमारा सवाल क्या है। इंडिया फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायोब्रिक। देखिए बायोब्रिक की बात हो रही है, आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके बाद से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए क्या निजात है हमारे पास में, उस सोल्यूशन को कैसे, उस पोल्यूशन को कैसे कम करें, इसकी चर्चा आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए बायोब्रिक की बात हो रही है। फ्रॉम एग्रो वेस्ट, एग्रो वेस्ट मतलब एग्रीकल्चर, जो खेती का वेस्ट होता है, जैसे धान की कटाई हो गई, उससे निकला हुआ जो उसका धान का जो नीचे का जड़ वाला पोर्शन होता है, गेहूं का, ऐसे ही बहुत सारी फसलें हैं, उनका जो वेस्ट होता है जो खेतों में रह जाता है, वही है ना कि पराली जलाते हैं, उससे इतना ज्यादा इन्वायरमेंट मतलब कि वायु प्रदूषण फैलता है। ठंडी के दिनों में यहाँ दिल्ली में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सांस, आंखें जलती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। मास्क, और अब ये दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, भारत के लगभग हर जगह, हर राज्य तक है पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये केवल एक दिल्ली के बारे में तो है ही, ठंड के टाइम में होता है, उसका एक बहुत सारे रीजन है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र तक का ये प्रॉब्लम है वायु प्रदूषण। तो पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की पहली एग्रो वेस्ट से बनी बायोब्रिक इमारत कहां उद्घाटन किया गया, उद्घाटन उसका कहां किया गया, ठीक है। आपके सामने सवाल है कि इसका कहां किया गया, ठीक है। आपके सामने है IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। तो ऑप्शन है आपके सामने, क्या होगा उत्तर इसका? IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद। और कब इसका हुआ था? 2021 में। देखिए हमारे देश में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हमारे देश में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आज से मतलब कि आपको पता होगा कि आज से 8-10 साल पहले IITs की कितनी सीटें होती थी? मुश्किल से 10,000 होती थी, 10-11,000। उसमें सिलेक्शन होता था, उसके बाद से उसके लिए कितना फाइटिंग, मतलब कि नेक टू नेक फाइट होता था।
लेकिन आज जब नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कि जो सीट्स हैं आईआईटीज के नए कॉलेज खुले हैं हर जगह, लगभग पहले से ज्यादा हो गए। तो अब जो टैलेंट है वो आईआईटीज में पहुंच रहा है, उस टैलेंट को बाहर निकल रहा है निखर के, और नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि एक चीज तो होती है, वहां पे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ के, मतलब कि कम लागत में उनकी पढ़ाई होती है और इतना अच्छा एजुकेशन मिलता है, रिसर्च करते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं। हाँ, उनका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है उनका अधिकार कि वो कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको देश ने कुछ दिया है तो आपका फर्ज होता है कि आपको देश को देना होगा। आप अगर कमाते हैं, जैसे कि बड़ी कंपनी में आप नौकरी करते हैं, आपका पैकेज लग गया बहुत अच्छा, तो उससे क्या होगा कि आपका परिवार बहुत अच्छा सा लाइफस्टाइल जिएगा, आपका नाम अच्छा होगा, रोशन होगा आपका नाम। लेकिन अगर आप वो रिसर्च और वो आपकी पढ़ाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका जो नॉलेज है अगर अपने देश के काम आए, तो जो वो आपके समाज का जो व्यक्ति है उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके माध्यम से मिलता है, तो वो कितने गर्व की बात होगी। हो सकता है कि यहां पे आपको थोड़ा सा पैसे के मामले में थोड़ा सा कम मिले, लेकिन आपके समाज का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके माध्यम से होगा, वो भी तो गर्व की बात है। वो आईआईटीज में की बात हो, आईआईएम की बात हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटीज जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपने देश में रह के और यहाँ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, बहरहाल आईआईटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? क्या सोनू भाई पता है क्या आपको कि भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में कब पार्टिसिपेट किया था? आपके सामने जो ऑप्शन है, थोड़ा सा साइड होने पे स्क्रीन ज्यादा चमक रहा है ना, मुझे लग रहा है ऐसा। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है 1925, 1923, 1924 और 1900, मतलब कि सन 1900। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1900। आंसर होगा हमारा 1900। भारत पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। और देखिए हमारे मोदी जी 2036 में उसका बिड लगाने के लिए काफी ज्यादा तत्पर है कि वो 2036 का जो इवेंट है हमारे देश में हो, और उसके लिए सारे जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी अगर हमारे मतलब कि प्रावधान है उसको फुलफिल करके, एक विजनरी लीडर का यही मतलब कि विजन। सोचिए जरा, आज है हम कब? 2026 में। बात हो रही है 10 साल बाद की, 2036 की बात हो रही है। अभी देखा आपने कि पश्चिम बंगाल का चुनाव था, वहां से वो सिक्किम चले गए। सिक्किम में वहां पे बच्चों के साथ वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चों के साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं और वहां पे उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, उनको जो उनके अंदर है जो प्रोत्साहन कि हमको हाँ प्लेयर बनना है। लेकिन अगर आपको पता है कि हम अगर उस कैटेगरी, उस एज ग्रुप में हैं वो बच्चे, उनको पता है कि अगर 2036 में हमारे यहाँ ओलंपिक होगा तो उसको ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, सारी ट्रेनिंग उसमें वो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, तो उनका एक उत्साहवर्धन होगा। यही तो होता है एक लीडर की पहचान, एक लीडर, विजनरी लीडर का पहचान। ठीक है कि आने वाला जो समय है, अभी तो हम उसकी प्लानिंग कर ही रहे हैं 1-2 साल की, लेकिन 2036 की प्लानिंग। ठीक है, अभी देखिए ये भी नहीं पता है, मोदी जी को ये भी नहीं पता है कि वो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे देश का जो गौरव है वो बढ़ेगा 2036 में। उसका अगर हमें पार्टिसिपेशन, उसका अगर हमें ऑर्गेनाइज करने का अगर मिलता है तो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? ठीक है, यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, फ्रेंच है, इंडियन है, ब्रिटिश है और अमेरिकन। ठीक है, तो पहले तो इंग्लिश चैनल
देखिए यहां पे जो इंग्लैंड है और यहां पे फ्रांस है, ठीक है। यहां पे नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक है, अटलांटिक, देखिए नॉर्थ अटलांटिक, और यहां पे नॉर्थ सी है, ठीक है। इसको इस चैनल, ये कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है इसी को बोला जाता है इंग्लिश चैनल। ये किसको कनेक्ट करता है? इंग्लैंड को और फ्रांस को ये कनेक्ट करता है। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसने इसको क्रॉस किया, पहली महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी पहली महिला? अच्छा, पहली महिला जो थी वो है अमेरिकन, पहली महिला अमेरिकन, और 1926 में उन्होंने पार किया इसको। कब किया था? 1926 में। उनका नाम, चलिए मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या सोनू भाई, अगर सब हम ही बताएं, आपको भी कुछ मिलना चाहिए काम, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि उस महिला का, जो अमेरिकन महिला थी जिन्होंने 1926 में, पहली महिला थी 1926 में जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया, उनका नाम क्या है? आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं किन्हें किन्हें पता। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप सर्च करके कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करिए आप, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? स्मृति ईरानी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज और हेमा मालिनी। किसको किया गया था? सबको पता है, मीरा कुमार, ऑप्शन बी। ये कहां से आती हैं? किस राज्य से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है? बिहार से, ठीक है। और आपके देखिए, आपके सामने जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि कब वो, मतलब कि लोकसभा की जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर है वो कब बनी? तो कब बनी? 2009 में। ये भी आपको थोड़ा एक स्टेप आगे के आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आपका सवाल मतलब कि छूटेगा नहीं। हो सकता है कि एग्जामिनर घुमा के पूछ ले, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा है। अगला सवाल है, विच इंडियन एयरपोर्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर? फर्स्ट फुली सोलर पावर, ठीक है, एयरपोर्ट है, कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल चेन्नई का, फिर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा क्या होगा आंसर, पता है क्या आपको? आइए देखते हैं क्या होगा। कोचीन, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? देखिए अब नाम बदल गया है, केरलम, ठीक है, केरलम। पहले केरल था, अभी चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, वहां पे लोगों का मतदान हुआ, वहां पे अब जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी वहां पे, ठीक है। खैर वो तो पॉलिटिक्स की बात है, वो पॉलिटिक्स हम डिस्कस करेंगे। उससे जो हमारा एग्जाम के पॉइंट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्लास में हमारा जो इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि असेंबली का चुनाव होता है किस आर्टिकल में आता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किस आर्टिकल में होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, इस तरीके की ये सारी बातें, सारी चर्चाएं हम करेंगे अपने क्लास में, ठीक है। लेकिन यहां पे जो हमारा सवाल है कि पूछा जा रहा है कि पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित, देखिए आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके, उसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? भारत में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहली मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, कहां हुई थी? फ्रांस में। ये सब आपको पता होगा, ठीक है, पता होना चाहिए, आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ सोनू भाई, ये सारी पता होनी चाहिए ना, एक स्टेप अगर हम आगे रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। वो सवाल जो भी आएगा एग्जाम में उसको हम इजीली टैकल कर लेंगे और हमारा सवाल गलत नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। भारत का पहला बायो रिफाइनरी प्लांट किस शहर में
उसका उद्घाटन किया गया, कहां किया गया? ठीक है, आपके सामने सवाल है कि भारत का पहला बायो रिफाइनरी प्लांट किस शहर में, आपसे राज्य भी आपसे पूछा जा सकता था, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो आपके सामने जो सवाल नंबर आज का 18 है, उसमें जो ऑप्शन है पुणे, वलसाड, अहमदाबाद, हैदराबाद, तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? पुणे। ठीक है, आपके सामने जो अगर राज्य का नाम पूछ ले तो ये भी आपसे राज्य का भी नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य में अगर पूछ लेता है तो महाराष्ट्र होगा, और आपसे पूछ लेगा कि कब हुआ था, तो कब हुआ था? 2016 में। ये भी आपके पास में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप पुणे, महाराष्ट्र, अगर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जैसे एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दे दिया, मैच द फॉलोइंग करके आता है आंसर क्वेश्चन आपके सामने, तो 2016 होगा, आप मिलान करेंगे वहां पे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्वतंत्र भारत का पहला नदी पे बांध। देखिए, अभी तो हमने देखा था कि जो बांध होता है नदियों के ऊपर, उसका इस्तेमाल हमने कैसे किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। ठीक है, तो यहां पे सवाल है, पहला नदी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है यहां पे, मतलब 1947 के बाद की बात हो रही है कि उस नदी के ऊपर बांध बनाया गया। वो बांध कौन सा बांध है? ठीक है, और कहां पे बनाया गया, किस नदी पे बनाया गया? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है कृष्णा, यमुना, गंगा और दामोदर नदी। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर? उत्तर होगा डी, ये दामोदर, ये किस राज्य में? झारखंड में, झारखंड। ठीक है, और जो आपका जो सवाल नंबर 19 में आपके सामने देखिए, जो आपसे यमुना का यमुनोत्री, गंगा का गंगोत्री, ऐसे ही करके आपसे पूछा जा सकता है कि उस बांध का नाम क्या है। ये भी तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो क्या नाम है उसका? तिलैया बांध, तिलैया बांध झारखंड में। ठीक है, आपके सामने एक सवाल है मेरे तरफ से कि ये किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, हमें देखते हैं कि किसका किसका सवाल ये सही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हम आपके सामने अगला सवाल है कि भारत का पहला तैरता फ्लोटिंग प्राथमिक विद्यालय कहां स्थापित किया गया? कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, कि फ्लोटिंग मतलब कि पानी के ऊपर विद्यालय। एक रोचक इंफॉर्मेशन है आपके सामने। ठीक है, तो कहां पे है? नैनीताल, डल लेक, पिछोला झील उदयपुर में जो है, लोकतक झील जो मणिपुर में है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, लोकतक लेक मणिपुर में। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी इंफॉर्मेशन है। लोकतक लेक आपके सामने, चलिए आप ही बताइए कि ये खारे पानी का झील है या मीठे पानी का झील है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और एक जंतु है जो काफी फेमस है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, उसके बारे में बताइए, मतलब उस जंतु का नाम बताइए। कौन? चलिए ठीक है, उस डियर का नाम बताइए, मतलब हिरन का नाम बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कि भारत में पहली बार ईवीएम किस राज्य में प्रयोग हुआ था? देखिए, चुनाव होता है, अभी चुनाव हुआ 5 राज्यों में, आपने देखा, आपको पता होगा, लेकिन आपके सामने सवाल आ जाए कि किस राज्य में पहली बार इस्तेमाल हुआ था, आप कहेंगे अरे यार ये तो मतलब कि पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तो कहां हुआ था? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरलम। देखिए यहां पे केरलम है। ठीक है, और कर्नाटक। उस समय जब हुआ था तो केरला था, केरल। और अभी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर जो है केरल। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये आपसे पूछ सकता है, तो आपका जो उत्तर होगा 1982। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए आपके सामने अगला सवाल है, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोग हैं
जो अब देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनके मन में है कि हम पहले एक नौकरी लेंगे, जॉब लेंगे पहले, मतलब कि एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट एग्जाम के किसी भी एग्जाम में हम पहले सेलेक्ट होंगे, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे और उसको क्रैक करेंगे। कितने लोगों के मन का ये विचार है, ये कमेंट करके आप बताइए हमें, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि पहले इंडियन कौन है जिन्होंने सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। तो ऑप्शन हमारे सामने लक्ष्मीकांत झा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरिभाई पटेल या सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सोचिए, ऐसे फैमिली से रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, और ये आपको मतलब कि पहले भारतीय जिन्हें सिविल सर्विसेज में चुना गया। कब चुना गया आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कब चुने गए बताइए, कब चुने गए? 1863 में, 1863 में। ये आपके पास में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? पहले तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, और कब, आइए देखते हैं कि सवाल पूछा जा रहा है कि प्रथम विजेता कौन है। तो आपके सामने आशा पूर्ण देवी, जी शंकर कुरूप, अमृता प्रीतम, उमा शंकर जोशी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जी शंकर कुरूप जी। ठीक है, देखिए आपसे पूछ सकता है कि पहली जो महिला है उनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, कब मिला? ठीक है, उसके बाद से हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला? ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो देखिए, हिंदी के क्षेत्र में सुमित्रानंदन पंत जी को मिला। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, उसके बाद से हिंदी में, और जो महिला, पहली महिला जिनको ये पुरस्कार मिला, उनका नाम है आशा पूर्णा देवी जी, पहली महिला। ठीक है, आपने देखा कि 1961 में ये पुरस्कार मतलब ट्रस्ट की स्थापना हुई, पहला पुरस्कार मिला। कब मिला ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, कब मिला ये हमने बात की इनकी, तो 1965 में कुरूप जी को, श्री शंकर कुरूप जी को 1965 में बना, और 1976 में मिला, इनको मिला 1976 में, और सुमित्रानंद पंत जी को 1965-68 में। ठीक है, ये आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास में, और इनको एग्जाम में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, गलत ना हो सवाल, इसीलिए आपके सामने ये सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये जो सेशन है हमारा कितना मतलब कि जबरदस्त है। यहां से सवाल आपके एग्जाम में उठ के आ सकता है। ऑप्शन में जो है, ऑप्शन भी आपका एक तरीके से सवाल है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सोचिए, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल में। आजकल देख ही रहे हैं आप, सब लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि शेयर खरीद रहे हैं। हाँ सोनू भाई, आप भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर में? कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में? आजकल तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है, बहुत सारे ऐप आ गए हैं उसमें यूज करके। लेकिन देखिए, आप अभी पढ़ाई करिए, अभी इन सभी बातों पे, उनका जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉलेज है वो आप अपने पास रखिए। बाकी ये सब जो इसमें स्टॉक खरीदना बेचना, मतलब कि उसके ये एक मतलब कि वो अभी मत करिए, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसके लिए आपके पास समय है। और जो ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेडिंग के लिए आपके पास समय नहीं, उसमें अपना समय व्यर्थ मत करिए। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है होगा इस सवाल का ऑप्शन सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और कब हुआ था? 1875 में। सोचिए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1875 में एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना।
ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो हमारे सामने जो ऑप्शन है येलेना सेरोवा, वैलेंटीना गेब्चेवा, और ऑप्शन सी है यूरी गैगरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ सोनू भाई, क्या आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा, क्या सही होगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या आपके हिसाब से? बताइए। नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यूरी गैगरिन। ठीक है, यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन फ्लाइंग इनटू स्पेस, यहां पे स्पेस की बात हो रही है। जो यहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मून की बात हो रही है या फिर स्पेस की बात हो रही है, लेकिन ये सवाल स्पेस की बात हो रही थी, मून की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इनके बारे में यूरी गैगरिन है, यूरी गैगरिन ये सोवियत संघ, उस समय रशिया जो आज का सोवियत संघ, वहां से है। और जो रॉकेट, उसका नाम आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ना कर सके। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है एग्जामिनर कंफ्यूज ना कर सके, उसका नाम क्या है? वोस्तोक 1। ठीक है, और किस देश से है वो? उस आज का रशिया, उस समय का सोवियत संघ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बीच हैज बिकम फर्स्ट इन एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो हमारे सामने जो 4 ऑप्शन है, कोवलम बीच, बागा बीच, चंद्रभागा बीच, मरीन बीच, तो उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रभागा बीच। कहां पे है ये? उड़ीसा में। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसको किसको पता है? अच्छा चलिए कमेंट करके आप बताइए कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। वो भारत का है? चलिए मैं बता रहा हूं कि वो भारत का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सारे कमेंट्स मैं आपके देखूंगा, वो कमेंट्स के जो आपका रहेगा उसका मैं सब देखूंगा। ठीक है, हमारे सामने जो अगला सवाल है आज का सवाल नंबर 27। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने, ज्ञान सुधा मिश्रा जी, दूसरा है इंदिरा बनर्जी जी, और उसके बाद से सी है फातिमा बीवी जी, और आर भानुमति जी। तो देखिए पहले तो जो न्यायाधीश होते हैं, अभी हमारा जो करंट में जो न्यायाधीश है उनका टोटल 34 स्ट्रेंथ है न्यायाधीशों की। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग सीजेआई 34 है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है, उनके माध्यम से उनको शपथ ग्रहण कराया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन पहली महिला है, तो कौन है? ऑप्शन सी फातिमा बीवी, और कब बनी थी? 1989 में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, बाकी इनसे जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो हम बहुत अच्छे से डीप में चर्चा करेंगे अपने पॉलिटी के क्लास में, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि सर आपने यहां पे थोड़ा सा डिस्कस किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, घबराने की बात ही नहीं आप लोग की। ठीक है, हमारा अगला सवाल है किस वर्ष पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? बताइए। आपसे आप ऑप्शन देखिए, 77, 50, 47, 74, 47, 15 अगस्त 1947, इस दिन तो हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन है, मतलब कि इतने सालों तक मुख्यमंत्री ध्वजारोहण नहीं करते थे। उससे पहले कौन करते थे ध्वजारोहण? राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, मतलब गवर्नर। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा ये ऑप्शन डी होगा। और देखिए वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो तमिलनाडु
नायडू, उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और यहां तक कि जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके पास गए। इंदिरा गांधी जी इस ध्वजारोहण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इंदिरा गांधी जी से उनके साथ चर्चा की और उनको अपना अधिकार बताया कि हम ये ध्वजारोहण करना हम भी चाहते हैं। हर देशवासी, मतलब कि एक पोजीशन पे वो हर देशवासी चाहता है कि हम ध्वजारोहण करें और वे एक संवैधानिक पद है चीफ, ठीक है। तो 1970, आप सोचिए कि 15 अगस्त 1974 से पहले चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, मुख्यमंत्री, वो ध्वजारोहण नहीं करते थे। राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो ध्वजारोहण करते थे, ठीक है। तो उनका क्या नाम था आपको पता है? एम करुणानिधि जी, एम करुणा निधि जी, ठीक है। एम करुणानिधि जी, ये इन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी बकायदा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। ट्रिप्स समझौते के तहत जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन है? पता है क्या आपको? पहले तो जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है ये आप कमेंट करके हमें बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि पहला उत्पाद कौन है भारत का जिसको जीआई टैग मिला। भारतीय हल्दी, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय हल्दी, दार्जिलिंग की चाय, भारतीय नीम या बासमती चावल। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अलग कि इसको तो हमने अभी देखा है, नीम और बासमती चावल अभी रिसेंटली हमने देखा है, न्यूज में था। तो हमारा आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग चाय। और कब मिला था? 2004 में जीआई टैग, ठीक है। और कितने सालों के लिए ये होता है, कितने वर्ष के लिए, और किसके द्वारा जीआई टैग दिया जाता है? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जीआई टैग प्रोवाइड कराया जाता है राज्यों को? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको फिर उसके बाद से उसका कमेंट में आंसर मैं दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहला पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? महिला रक्षा मंत्री, पूर्णकालिक की बात हो रही है यहां पे। अभी मैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी जी, निर्मला सीतारमन जी और सुषमा स्वराज जी, यहां पे बात हो रही है। बात हो रही है पूर्णकालिक जो महिला रक्षा मंत्री, तो कौन होगा? आंसर होगा हमारा निर्मला सीतारमन जी। कब हुई? 2017 में, ठीक है। देखिए, इससे पहले महिला रक्षा मंत्री हुई हैं कौन? खुद इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं, उनके पास में वो खुद प्राइम मिनिस्टर थी, जो आयरन लेडी के नाम से जानते हैं हम। भारत की आयरन लेडी, भारत की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी जी को। वो निर्मला सीतारमन जी से पहले थी वो, लेकिन 2017 में पूर्ण, मतलब कि ऐसा नहीं कि टेम्पररी कि अगर जैसे कोई होता है ना मंत्रालय, किसी कारणवश वो पद खाली हो जाता है तो किसी को दे दिया जाता है, तो उसको पूर्णकालिक नहीं कहेंगे। बकायदा निर्मला सीतारमन जी 2017 में उनको अरुण जेटली जी के बाद में उनको नियुक्त किया गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने कौन सा है। आपके सामने बेहद ही रोमांचक सवाल। 1931 में भारत की पहली राउंड साउंड, देखिए अभी हमने देखा था 13 में मूक, राजा हरिश्चंद्र मूवी, दादा साहब फाल्के के द्वारा, ठीक है। यहां पे साउंड, मतलब कि उसमें साउंड है उस पिक्चर में, फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम क्या है? जंगल का जवान, राजा हरिश्चंद्र, यहां पे है ऑप्शन में। और उसका जो आंसर है वो भी उस ऑप्शन में था। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है, किसान कन्या और आलम आरा, ठीक है। तो 1931 में ये मूवी रिलीज हुई, जिसमें साउंड था कौन सा? आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। आप हमें, जैसे वहां पे हमने देखा कि किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था, दादा साहब फाल्के जी के द्वारा। तो आप कमेंट करके बताइए हमें कि इनके डायरेक्टर जी का क्या नाम था, इनके डायरेक्टर कौन थे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया?
भारत में समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आपके सामने सवाल है। देखिए ये सवाल तो आप पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री का जो इतिहास का सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे तो उसमें ये सवाल आएगा आपके सामने। लेकिन जो ये भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम है, यहां पे भी आपको सवाल देखने को मिल जाता है यहां पे कई बार स्टैटिक के पोर्शन में। तो यहां पे घबराने की बात नहीं है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हमारा सवाल है यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, एडवर्ड मैलेट, जेम्स ए हिक्की, डग सायर और जॉन कैंपबेल, तो हमारा क्या होगा आंसर, बताइए। सोनू भाई पता है क्या आपको, बताइए, देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है। आप कमेंट करके बताइए हमें, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए बताते हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन बी किसका किसका सही हुआ जरा कमेंट करके बताइए। जेम्स ए हिक्की, और उस जो समाचार पत्र है उसका क्या नाम है, बंगाल बजट, ठीक है। एक मिनट, उसका और कब हुआ था ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ना, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो कब हुआ, 1780 में, और नाम था बंगाल गजट। ये आपको, ये जो फैक्ट है ना काफी इंटरेस्टिंग है और आपके 2 सब्जेक्ट्स में आ सकता है ये सवाल पूछ के, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये जो हमारा सवाल है काफी महत्वपूर्ण है और कई बार मतलब कि छूट जाता है, ये सवाल नहीं ध्यान में आता है। तो ये जो सवाल है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन है, ठीक है। ये तो आपके सामने होगा, कई बार यहां पे नाम पूछ लेता है। तो पहले तो देखते हैं कि कौन है जो हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस है, कब मनाया गया था, ये आपको अभी हमने डिस्कस किया, आपको पता भी है कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। हमारा इस दिन संविधान लागू हुआ था, ये हमने हमारे सामने है फैक्ट्स। और आपके सामने जो सवाल है, अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तो किसी हालत में नहीं होगा। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो क्या होगा उत्तर हमारा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इनका क्या नाम था ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो क्या नाम था, तो डॉक्टर सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है। आपको एग्जामिनर वही है ना कि आपसे एग्जामिनर जो पूछ रहा है, जैसे इस सवाल में आपके सामने जो सवाल है इससे एक स्टेप आगे अगर आप रहेंगे तो वो सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल क्या कहता है, क्या पूछता है वो आपसे, ठीक है। हमारा सवाल है कि इन विच ईयर, मतलब कि भारत की पहली विद्युत ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई। देखिए यहां पे ट्रेन की बात तो हो रही है लेकिन विद्युत ट्रेन की बात हो रही है। हमें आपको पता होगा और हम डिस्कस भी करेंगे, 1853 में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे तक, ठाणे तक, ठीक है। तो आपसे सामने ये सवाल है, ये यहां पे कि पहली विद्युत ट्रेन, ये कीवर्ड्स है आपका इलेक्ट्रिक, कि वो ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। आपके सामने जो ऑप्शन है 1920, 1925, 1940, 1950, तो आंसर क्या होगा हमारा 1925, ऑप्शन बी। और ये कहां तक चली थी, कुर्ला तक, बॉम्बे वॉरली से कुर्ला तक, बॉम्बे वॉरी से बोरी बंदर, एक मिनट, बोरी बंदर से कुर्ला तक, 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है।
ये आज हमने इस सेशन में 34 मतलब कि कुल 34 सवाल जो है आपके सामने। ये सेशन हमारा आज का सवाल जो था सेशन बेहद ही इंटरेस्टिंग सेशन और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो है स्टैटिक पोर्शन के आपके सामने हमने डिस्कस किया। आने वाले सेशन में हम वो सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें और भी स्टैटिक पोर्शन के जो सवाल हैं, हमें लगता है कि वो आखिरी सेशन होगा हमारा स्टैटिक पोर्शन का, स्टैटिक जीके का। हमने सभी जितने भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट्स है, वो हमने डिस्कस किया। और आने वाला जो सेशन होगा हमारा आखिरी सेशन होगा जीके स्टैटिक का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आपके साथ हम लेके आएंगे और आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप जब सवाल का उत्तर देते हैं कमेंट के माध्यम से तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में स्टैटिक जीके के। थैंक यू सो मच।